ये अभी तक हमने 5 लैब्स की हैं। मैं कल सिनर्जी चेक कर रहा था, उसमें मैक्सिमम 8 लोगों ने रिपोर्ट सबमिट की है लास्ट लैब की। उससे पहले भी 8 लोग ही सबमिट करते हैं। बाकी स्टूडेंट्स लैब रिपोर्ट सबमिट क्यों नहीं कर रहे? जी सर मैंने तो सबमिट की सिर्फ है। 8 लोगों ने सबमिट किया। टोटल स्ट्रेंथ आपकी क्लास में कितनी है? कितने स्टूडेंट्स आपकी क्लास में? 12-13। जी सर स्ट्रेंथ कम है हमारे, यही कोई 14-15 लड़के हैं सर हमारे। अच्छा, शोर क्यों आ रहा है बीच में? पर वो नेट का इशू होगा। अच्छा अच्छा, चलें लैब शुरू करते हैं। कंट्रोल सिस्टम का कोर्स, जिस तरह मैंने आपको कहा था कि इज़ ए बिट डिफिकल्ट कोर्स, इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है। और आप लोगों का मैं क्या कह सकता हूँ, अनफॉर्चुनेट है या बैड लक है कि बस ऑनलाइन आ गया। ऑनलाइन में उस तरह की अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट नहीं कर पाता जिस तरह होना चाहिए। बिल्कुल सर। उसका नुकसान ये है कि फिर जब आप इंटरव्यूज़ या उसमें जाएंगे तो फिर आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा। लेकिन दूसरी तरफ फ़ायदा ये है कि आपके ग्रेड्स अच्छे आते हैं। ऑनलाइन में बहुत सारे स्टूडेंट्स जो फेल होते हैं तो वो उन ऑनलाइन के उसमें बरकत से पास हो जाते हैं। तो ये ऑनलाइन के फ़ायदे भी हैं। हमने 5 लैब्स किए। आज हम लैब नंबर 6 करेंगे। लैब नंबर 6 जो है वो रूट लोकस का है। ठीक है। कोर्स में अभी आपने अभी तक कहाँ तक पढ़ा है? मुझे कोई स्पेल करके बता दे कहाँ तक कोर्स में आपने कवर किया है। जी एनीवन? आज आप लोगों की क्लास हुई थी ना कंट्रोल, किसमें क्या पढ़ा था आप लोगों ने? नहीं सर, आज की क्लास कैंसिल हो गई थी, वो इंटरनेट इशू था सर के पास। और अच्छा, नहीं अभी तक पढ़ा क्या आप एक्चुअली लोगों ने? क्लास उसमें कोर्स में क्या पढ़ा है? सर हम कोर्स में पढ़े, लेकिन सर हमें तो वो याद इस तरह नहीं है सर, क्योंकि सर ऑनलाइन है तो उसमें तो हमें समझ भी नहीं आती ज्यादा अच्छे से। ये प्रॉब्लम है कि ऑनलाइन की समझ इतनी नहीं आती ना। इस तरह तो फिर मेरी लैब की भी समझ आपको नहीं आती होगी, क्योंकि लैब तो बड़ा मैटलैब कमांड्स है सारे। सर हम आपकी लैब पर दोबारा रिकॉर्डिंग इसकी देखते हैं, उससे फिर हम लैब करते हैं, तो इसी वजह से ज्यादा लड़कों ने आपकी लैब जमा भी नहीं की। तो क्यों रिकॉर्डिंग नहीं देखते आप लोग? देखते हैं सर, हम तो नहीं सर, देखते हैं देखते हैं रिकॉर्डिंग, रिकॉर्ड। उससे हम लैब कर लेते हैं सर। क्योंकि रिकॉर्डिंग तो मैं इसलिए करता हूँ कि स्टेप बाय स्टेप उसमें सब चीज़ें हो रही होती हैं तो आपको समझ आ रही होती हैं। जी सर। बिल्कुल 8 स्टूडेंट्स ने लैब रिपोर्ट सबमिट किए, बाकियों ने नहीं किए। मैं मेरा अपना तरीकाकार ये था कि मैं स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे ग्रेड देता हूँ। मैं स्टूडेंट्स को खराब नहीं करता हूँ। मैं ग्रेड्स के हवाले से बहुत अच्छा हूँ। मतलब जो स्टूडेंट कहते हैं मैं स्टूडेंट्स को वही ग्रेड देता हूँ। लेकिन उसके लिए लैब रिपोर्ट का सबमिट होना ज़रूरी है, जी सर। क्योंकि ग्रेड सर मैं आपकी उम्मीद है कि मर्जी का जो दूंगा। जो ग्रेड आप कहेंगे मैं वही ग्रेड आपको दूंगा, लेकिन उसके लिए तो लैब रिपोर्ट सबमिट होना ज़रूरी है ना। सर ग्रुप में लड़कों को बता देंगे जिन्होंने सबमिट नहीं की, वो इंशाल्लाह इसी वीक में सारे सबमिट कर देंगे इंशाल्लाह। उसकी वजह ये है कि आज हमारा अस्सलाम वालेकुम आज सर। हमारा छठा लैब है। ठीक है। और नेक्स्ट जी लैब जो सर। हम करेंगे नेक्स्ट वीक, उसमें हम 2 लैब करेंगे, लैब नंबर 7, लैब नंबर 8। ठीक है। क्योंकि हम जी एक सर। लैब पीछे जा रहे हैं। अब हमें लैब जो करना चाहिए था वो 7 लैब करनी चाहिए था, और हम 6 कर रहे हैं। इट मीन्स कि हम एक लैब जो है ना पीछे जा रहे हैं। तो हमने 2 लैब करने हैं नेक्स्ट लैब में, या नेक्स्ट लैब में भी कर सकते हैं, या बीच में कहीं मुझे टाइम मिला तो मैं क्लास अरेंज कर लूंगा लैब का, एक्स्ट्रा क्लास, कि मैं जी उसमें एक सर, लैब जैसे करा लूँ। आपको मुनासिब लगे। ठीक है। कंट्रोल सिस्टम की लैब जी निस्बतन सर। इजी इसलिए है कि मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा ना 3-4 स्टेप्स, तो जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं वो लैब, वो स्टेप्स। ठीक है। और यही बेस है। क्योंकि आगे जो कोर्सेज आएंगे स्पेशली 8th सेमेस्टर में, वो थोड़े से मुश्किल कोर्सेज हैं।
उसमें मैटलैब के वो कमांड्स और चीज़ें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। और अक्सर इंटरव्यूज़ में जो पूछते हैं वो मैटलैब कमांड पूछते हैं, वो ये नहीं पूछते कि आप कितने कंट्रोल सिस्टम आपको आता है। उनको पता होता है कि ये स्टूडेंट है और उसने उसकी एक्सपर्टीज इतनी नहीं है जितने होने चाहिए। दैट्स वाई वो सिर्फ कमांड पूछते हैं कि यार ट्रांसफर फंक्शन का कमांड क्या है, प्लॉट का कमांड क्या है, स्टेप रिस्पॉन्स का कमांड क्या है, और इसके अलावा बाकी कमांड्स ट्रांसफर फंक्शन किस तरह बनाते हैं, प्लॉट किस तरह करते हैं, ठीक है, नोमिनेटर में क्या होता है, डिनोमिनेटर में क्या होता है, ठीक है। तो ये इस तरह के जी सर, क्वेश्चन आपसे मैं लैब के वाई में पूछूंगा, ठीक है। और मैं आपसे कमांड्स पूछूंगा, इंशाल्लाह। ठीक है। और मैं ये नहीं पूछूंगा ठीक है आपसे सर। कि यार आपको समझ आती है या नहीं आती, कमांड्स आपको आनी चाहिए, क्योंकि आगे आपको कमांड्स ही काम आएंगे आपके। ये इंतहाई बेसिक्स हैं। ये चीज़ें इम्प्लीमेंटेशन में इतना फ़ायदा नहीं देती, जस्ट आपकी बेस बना रही होती है कि आपका बेस इतना मजबूत होना चाहिए कि आपको कमांड आने चाहिए। समझ आ गई आपको? जी सर। अच्छा, अब मैं जी स्क्रीन सर। शेयर करता हूँ, स्क्रीन शेयर करता हूँ मैट लैब का, ठीक है। सॉरी, इससे पहले मैं आपको लैब समझाता हूँ कि आज हम कौन सी लैब कर रहे हैं। ये एक मिनट, एक मिनट। ये इब्राहिम अख्तर आपके फ़ोन में शोर आ रहा है, ठीक है, आपके हेडफोन्स में, बाकी किसी में शोर नहीं आ रहा है। सर लगता है खराब है इसका हेडफोन। सर अभी अभी सही हो गया सर। हाँ, अब सही हो गए। अच्छा, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? जी सर जी नजर आ सर, रही है। शेयर है। अच्छा, क्या लिखा हुआ है, मुझे पढ़ के बताएं। एक्सपेरिमेंट नंबर 6। Root log a plot for जी सर second नजर आ and रही है। third order control system demonstration of effect of stability with variation in gain. ठीक है, लास्ट लैब में हमने, अच्छा इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको आज समझाऊंगा, ठीक है, जो मैं लास्ट लैब में मिस कर गया, वो लास्ट लैब का हिस्सा मैं पढ़ाना भूल गया, ठीक है। सेकंड ऑर्डर सिस्टम, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम और थर्ड ऑर्डर सिस्टम, ये क्या चीज होती है, ये मैं आज आपको समझाऊंगा, ठीक है। उसके बाद मैं समझाऊंगा कि इसमें पोल्स कहाँ होते हैं, इसमें जीरोस कहाँ होते हैं। किसी के पास कॉपी पड़ी हुई है, कॉपी पेंसिल? जी, जी पड़ी हुई है किसी के पास? जी सर। अच्छा, इब्राहिम अख्तर आप अपना हेडफोन सही करें यार, ये बात में इतना शोर आता है, ठीक है। अच्छा, जो चीज़ मैं बता रहा हूँ आप नोट कर लें, फिर मुझे बताएं कि मैं भूल ना जाऊँ दोबारा पढ़ाना, ठीक है। ये लास्ट लैब में मुझे पढ़ानी चाहिए थी और मैंने लास्ट लैब में नहीं पढ़ाई, ठीक है। पहले नोट कर ले, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, व्हाट इज सेकंड ऑर्डर सिस्टम एंड व्हाट इज थर्ड ऑर्डर सिस्टम। ये तीनों सिस्टम में पहले पढ़ाऊंगा कि फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है, सेकंड ऑर्डर क्या होता है और थर्ड ऑर्डर क्या होता है। उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा सिस्टम की स्टेबिलिटी, कि सिस्टम स्टेबल है या नहीं है। ये मैं लास्ट लैब में करा चुका हूँ कि सिस्टम स्टेबल है या नहीं है, इसके पोल्स लेफ्ट साइड पे होने चाहिए। जी सर। उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा आपको कि हमें रूट लोकस की जरूरत पड़ती क्यों है, वाई वी नीड अ रूट लोकस। और आखिर में पढ़ाऊंगा आपको कि रूट लोकस हम प्लॉट किस तरह करते हैं। अच्छा, तो पहला क्वेश्चन है मेरा कि व्हाट इज फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। ये क्वेश्चन जरूर इसलिए है कि मैं आपसे लैब के बारे में ये चीजें पूछूंगा, ठीक है। जी हमने सर। मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, फिसी में या मैट्रिक में, ठीक है, x+4 इज इक्वल टू 0, x+4 इज इक्वल टू 0।
x का पावर क्या है हमारे पास? 1। एनीथिंग हैविंग पावर 1, उसका जवाब क्या आता है? वही चीज आती है, x की पावर 1 इज इक्वल टू x। ऐसा होता है ना, ऐसा ही है ना। जी सर। इसको कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, यानी कि जिसमें हमारे पास x के ऊपर पावर क्या हो? 1, उसको हम कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। उसके बाद हमारे पास दूसरा सिस्टम है जिसमें x की पावर स्क्वायर है, यानी x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। तो उसमें हायर पावर क्या है? स्क्वायर है, x की पावर 2। इसको हम कहते हैं सेकंड ऑर्डर सिस्टम। थर्ड ऑर्डर सिस्टम उसको कहते हैं जिसमें x की पावर 3 हो, यानी x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1x प्लस 4। समझ आ गई आपको? अब अगर मैं आपसे जी सर, एग्जाम आ में गई जी सर। सर। अगर मैं एग्जाम में पूछूं कि यार फिफ्थ ऑर्डर सिस्टम लिख के दे, तो आप मुझे क्या पेपर पे लिख के दोगे? अगर मैं कहूँ कि राइट फिफ्थ ऑर्डर सिस्टम या इक्वेशन ऑफ फिफ्थ ऑर्डर सिस्टम, तो फिर आप क्या मुझे लिख के दोगे? जी बताएं, कोई बताए। सर पर पावर 5 होगी ना? पूरा इक्वेशन मुझे बता दें, रैंडमली कोई बता दें। वो इक्वेशन जो x की पावर 5 से शुरू होती हो, जिसमें हायर पावर क्या हो? 5, उसको हम कहेंगे फिफ्थ ऑर्डर। लेकिन जिसमें हायर पावर हो 5, तो लाजमी बात है उसके बाद 4 भी होगा, उसके बाद 3 भी होगा, उसके बाद 2 भी होगा, उसके बाद 1 भी होगा। समझ आ गई? अगर मैं कहूँ कि जी सर। राइट द इक्वेशन ऑफ x की पावर फिफ्थ ऑर्डर, तो आप क्या लिखोगे? आपका इक्वेशन शुरू होगा x की पावर 5 से। तो आपका इक्वेशन इस तरह होगा कि 5 या 3x की पावर 5 प्लस 4x की पावर 4 प्लस 1x की पावर क्यूब प्लस 2x की पावर स्क्वायर प्लस 0 या 3x की पावर 1 प्लस 5। समझ आ गई आपको? तो जो जो पावर्स हैं आपने 1 बाय 1 प्रोड्यूस भी करना है। 5 4 3 2 1 0। अब इसमें बीच में कोई ऐसा हो भी सकता है कि जिस 0, लेट सपोज मैं कहता हूँ कि यार राइट द इक्वेशन ऑफ थर्ड ऑर्डर, तो आपने मुझे जवाब देना है कि 5x की पावर क्यूब प्लस 0x की पावर स्क्वायर। 0 का मतलब क्या है? जब 0x की पावर 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा x की पावर स्क्वायर से, तो वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें x की पावर स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब ये है कि x की पावर स्क्वायर के साथ कोई ऐसी चीज मल्टीप्लाई हुई है जिससे वो 0 हो जाता है। हायर ऑर्डर सिस्टम में देयर मस्ट बी वैल्यूज which are less than specific order. It means if we have to design the system of order 5, then the equation should start from the power 5, and there should be the values of other variables having power less than 5. It means that there should be values of the variables x की power 4 and x की power 3, x की power 2 and x की power 1, as well as x की power 0. So if someone asks you to write the equation of having the order third, so you have to write x की power 3, then x की power square, then x की power 1. समझ आ गई आपको? जी सर। ठीक है। अच्छा मैं पूछता हूँ किससे कि मुझे पता लगे कि आपको किसमें समझ आई है कि नहीं आई। नवाजिश, आप मुझे समझाएं। सर यही है, अगर हम जिस पावर से स्टार्ट लेंगे, जैसे हमें थर्ड इक्वेशन चाहिए, तो हम एक्स क्यूब से स्टार्ट लेंगे, एक्स स्क्वायर फिर एक्स, और अगर साथ कोई कांस्टेंट है तो वो होगा। अगर एक स्क्वायर वगैरह नहीं है, जैसे एक्स क्यूब है फिर सिर्फ एक्स है, तो मतलब कि जो स्क्वायर वाला जो टर्म है इसके साथ 0 मल्टीप्लाई हुआ है। एक्सेलेंट, ठीक है, इतनी समझ आ गई आपको। अब इसमें एक और क्वेश्चन आपसे, ये मुझे तबरेज बताएगा। तबरेज, आवाज आ रही है आपको? तबरेज, तबरेज मौजूद भी है कि नहीं, सिर्फ लॉग इन होकर चला गया? तबरेज, यस सर। जल्दी जवाब दिया करें। अच्छा तबरेज, मुझे ये बताएं कि हमारे पास थर्ड ऑर्डर का सिस्टम है, उसमें कितने
वो होंगे, कितने वेरिएबल्स ऐड होंगे हमारे पास? 2 sir. 2 किस तरह होंगे? x की पावर 3 एक हो गया, x की पावर 2 दूसरा हो गया, x की पावर 1 तीसरा हो गया, और x की पावर 0 चौथा हो गया, तो 4 होंगे। Sorry, जी sir. शाफाहत, Yes, sir. x की पावर हमारे पास कोई इक्वेशन है 7th ऑर्डर का, उसमें कितने वेरिएबल्स होंगे? Yes, sir. 7 ऑर्डर का इक्वेशन है तो कितने वेरिएबल्स होंगे उसमें? Yeah. 8, sir. एक्सेलेंट, 8। ये तो सामा ने बता दिया, शाफाहत आपको बताना चाहिए था, तुम खलूदे वे क्लास के यार। शाफाहत No, sir. Judan. Yes, sir. खलूदे क्लास के मतलब दे। Na, sir. Judan kali signal no nan ralam Peshawar था. Al talebuna ne दिया किसके sir. सर अगर हाँ। 7 ऑर्डर की इक्वेशन होगी तो सर उसमें वेरिएबल 7 ही नहीं होंगे 8 होंगे। x सर, की लेकिन पावर 7 नहीं, वेरिएबल 6 5 4 3 2 1 और x की पावर 0। x की पावर 0 भी एक वेरिएबल है ना, बिल्कुल। जी सर बिल्कुल। ठीक है। अब मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ मैटलैब की, उसमें मैं कोई इक्वेशन जो है वो कोई ट्रांसफर फंक्शन में प्लॉट करता हूँ, ठीक है। और उसमें आपको बताता हूँ कि उसमें मैं 3rd ऑर्डर का इक्वेशन लेता हूँ, ठीक है। हमेशा याद रखें मैथमेटिक्स में हम बाय हैंड फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जैसी 3rd ऑर्डर में बात चली जाती है फिर उसको सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर बहुत सारे स्टेप्स हो जाते हैं। इसकी मिसाल मैट्रिक्स की तरह है, आप 1+1 मैट्रिक्स हो, 2+2 मैट्रिक्स हो, ठीक है, आप उसको बड़े आसानी से सॉल्व कर लोगे। लेकिन 3+3 मैट्रिक्स हो या 4+4 मैट्रिक्स हो, उसका डिटरमिनेंट फाइंड करना, उसका इनवर्स फाइंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसा है कि नहीं है? जी सर। जी सर। इसी तरह इक्वेशन में भी फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर हम बाय आसानी से बाय हैंड आसानी से हाथों से सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन जैसी 3rd ऑर्डर या 4th ऑर्डर में चली जाती है बात, फिर उसको बाय हैंड सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है। इसके लिए हम मैटलैब यूज करते हैं, फिर मैटलैब वो विद इन सेकंड हमें जवाब दे देता है, ठीक है। अब ये आपको मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ दोबारा। अच्छा, इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज जो मैं अभी बताना भूल गया था, वाई वी नीड रूट लोकस। हमें रूट लोकस की क्यों जरूरत पड़ती है? इसका आंसर ये है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल 3rd ऑर्डर का सिस्टम है, ठीक है। 3rd ऑर्डर का सिस्टम है और हमने उसको प्लॉट कर लिया, हमने उसका यूनिट रिस्पांस चेक कर लिया। अब हमें पता लग गया कि इसमें एरर जो है वो फॉर एग्जांपल 5 है, तो ये हमें पता लगेगा कैसे कि इसमें एरर 5 है? ये हमें पता लगेगा रूट लोकस से। रूट लोकस हमें बताएगा, रूट लोकस का प्लॉट जो है कि यार इसमें एरर 5 है, इसको इससे कम होना चाहिए, या इसमें आपको 5 का वो चाहिए, प्रोपोर्शनल गेन चाहिए कि इसका एरर हम रिड्यूस कर लें। आपको याद है हमने पीआईडी के लैब में प्रोपोर्शनल गेन और इंटीग्रल गेन और डिफरेंशियल गेन पढ़ा था, याद है किसी को? जी सर। हाँ। तो हम तो रेंडमली लास्ट लैब में हम रेंडमली वैल्यू दे रहे थे, 50 गेन कर लिया, फिर हमने 200 कर लिया, हमने 250 कर लिया, हमने 500 कर लिया, हम अपनी तरफ से दे रहे थे। कोई इसका मैथमेटिकल वो नहीं था, कोई प्रूफ नहीं था कि हमें 500 दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं, 200 दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं। रूट लोकस हमें बताता है कि हमें कितना देना चाहिए गेन। समझ आ गई आपको? जी सर। अब सर ये रूट लोकस होता क्या है इसमें? अच्छा, ये बड़ा एक अच्छा क्वेश्चन आपने वो किया है, पूछा है। हमारे पास एक इक्वेशन होता है, ये किसका शोर आ रहा है यार स्क्रीन, प्लीज ये अपने माइक ऑफ कर लें। हमारे पास एक इक्वेशन है सेकंड ऑर्डर का, ठीक है। ये मैं पॉइंट बता रहा हूँ, ये बड़े गौर से सुने और समझे। सेकंड ऑर्डर का सिस्टम है, उसका इक्वेशन है x² + 2x + 4, x² + 2x + 4, जिसको आप मैथमेटिक्स में कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कहते हैं ना आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
जी सर। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम रूट्स निकालते हैं, ऐसा है क्या? नहीं, ये रूट्स निकालते हैं ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। जी सर उसमें निकालते एक हैं। उसमें एक वैल्यू होती है इमेजिनरी और दूसरी वैल्यू होती है रियल। तो उस इमेजिनरी और रियल वैल्यू को जो जिस ग्राफ में हम प्लॉट करते हैं, जिस ग्राफ में हम उसको प्लॉट करते हैं, उस ग्राफ को हम कहते हैं रूट लोकस। समझ आ गई? अब उस ग्राफ को हम क्या कहते हैं? रूट रूट लोकस। रूट लोकस। अब जब हम उसको प्लॉट करते हैं, उसमें इमेजिनरी वैल्यूज भी होती है, उसमें रियल वैल्यू भी होती है। यानी कि उसका लेट्स सपोज रूट आ गया 5 + 6 आयोटा, तो 5 को तो हम प्लॉट कर सकते हैं आसानी से। आयोटा को हम किस तरह प्लॉट करते हैं? तो उस आयोटा को प्लॉट करने के लिए हमें एक ग्राफ चाहिए होता है जिसको हम कहते हैं रूट लोकस, और मैटलैब में उसको हम कहते हैं एस ग्रिड। अब हम जब मैं करूंगा आपको प्रैक्टिकली तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है? अब जब रूट लोकस हम प्लॉट कर लेते हैं, तो रूट लोकस से हमें पता लग जाता है कि सिस्टम स्टेबिलिटी से कितना दूर है। तो जितना दूर होता है हम उतना ही गेन अप्लाई कर लेते हैं। समझ आ गई आपको? जी सर समझ आ मैं गई। इसकी एक और मिसाल देता हूँ लेमन आसान जुबान में। आपके जेब में 100 रुपए पड़े हैं, आपके जेब में 100 रुपए पड़े हैं। आपको घर में सौदे के लिए बेच दिया जाता है क्या? तो आप टमाटर भी लाओ, प्याज भी लाओ और लेंबू भी लाओ। अब आपको पता नहीं है कि लेंबू की कीमत क्या है, टमाटर की पर केजी कीमत क्या है, और प्याज की पर केजी कीमत क्या है। आप अब्बू को कहते हो कि यार देखो पैसे को कमी दी, ये पैसे कम है। अब्बू आपको कहते हैं कितने पैसे कम है। अब आपको ये नहीं पता कितने कम है, क्योंकि आपको तो मार्केट के रेट्स का पता नहीं है। इसके लिए आपको बाजार जाना पड़ेगा, बाजार में रेट्स पूछना पड़ेगा कि यार टमाटर कितने रुपए किलो है, प्याज कितने रुपए किलो है, और लेंबू कितने रुपए पाव है। जब रेट्स पूछोगे फिर आपको अंदाजा होगा, हाँ यार इसमें 50 रुपए कम पड़ रहे हैं, इसमें 100 रुपए कम पड़ रहे हैं। फिर आप घर में आओगे, फिर अब्बू से कहोगे कि यार इसमें 40 रुपए कम है, इसमें 50 रुपए कम है। समझ आ गई मेरी बात की आपको? जी सर। तो अब ये जो बाजार जाना हुआ, इसको हम रूट लोकस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? कि कितने पैसे कम है आपको बाजार जाके पता लगेगा, वैसे आपको पता नहीं लगता। समझ आ गई आपको? तो इस तरह आप जब सिस्टम को प्लॉट करते हो, कोई भी ट्रांसफर फंक्शन है, सेकंड ऑर्डर का या थर्ड ऑर्डर का इक्वेशन है, ठीक है, आप इसको प्लॉट करते हो, तो उसके जो इमेजिनरी रियल वैल्यूज है वो तो आपको पता लग जाती हैं, लेकिन जो इमेजिनरी वैल्यूज है उसको आप प्लॉट नहीं कर सकते हो। आपको पता नहीं लगता कि यार इसके इमेजिनरी वैल्यूज जो है उसको कितना कम होना चाहिए या कितना ज्यादा होना चाहिए। उसके लिए आपको रूट लोकस प्लॉट करना पड़ेगा। जब रूट लोकस प्लॉट करते हो तो उसमें आपको इमेजिनरी वैल्यूज पता लग जाती हैं कि यार ये इतना दूर है स्टेबिलिटी से। तो जितना दूर है स्टेबिलिटी से उतना गेन अप्लाई करोगे तो सिस्टम आपका स्टेबल हो जाएगा। समझ आ गई आपको? तो रूट लोकस जो है, इट इज एक्चुअली एन इमेजिनरी ग्राफ, और इट इज अ ग्राफ in which we can plot imaginary values. समझ आ गई जी? एनी क्वेश्चन? जी सर समझ आ गई। कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। ठीक है सर, नहीं है क्वेश्चन। अच्छा, अब मैं मैटलैब की स्क्रीन दोबारा शेयर करता हूँ। स्टूडेंट्स कम क्यों हो गए? 1 2 3 4 5 6, 3 स्टूडेंट कहाँ चले गए? चले मैं जब अटेंडेंस लूंगा आखिर में इंटरनेट तो का इशू होगा सर। चले मैं दोबारा इसको स्क्रीन शेयर करता हूँ, 1 मिनट। स्क्रीन नजर आ रहा है आपको? जी सर नजर आ रहा है। अब मुझे आप में से कोई स्टूडेंट बताए, नवाजिश आप बताओ कि फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन या सॉरी सेकंड ऑर्डर इक्वेशन में प्लॉट करना चाहता हूँ। मैं क्या करूंगा? मैं इक्वेशन लिखूंगा फॉर एग्जांपल h इज इक्वल टू ट्रांसफर फंक्शन, उसका जो नोमिनेटर है वो लिखता हूँ मैं 1
2, ठीक है, 1 2, यानी 1 2 का मतलब क्या है, x प्लस 2। समझ आ गई आपको? और इसका डिनोमिनेटर मैं लिखता हूँ थर्ड ऑर्डर का, 3x² 2x प्लस 1। इसको मैं करता हूँ प्लॉट। ये हमारे पास इक्वेशन आ गए। अब नीचे जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, सेकंड ऑर्डर का, क्योंकि s की पावर क्या है हमारे पास, स्क्वायर, s² प्लस 2s प्लस 1। मैं इस तरह भी कर सकता हूँ कि मैं एक और इक्वेशन लेता हूँ, जिस तरह मैंने आपके उसमें स्टार्ट में बताया, और उसका मैं डिनोमिनेटर जो है, ओ सॉरी, टू जीरो थ्री। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 2x² प्लस 0x प्लस 3। समझ आ गया आपको? जी सर। अब देख इसमें ऊपर देखें क्या आ रहा है, 2x² 0 नहीं आ रहा है, 0 मल्टीप्लाई हो जाता है तो x क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है, जी सर। और प्लस 3। समझ आ गई आपको? बिल्कुल सर। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास मिनट रह गए 4 इस मीटिंग खत्म होने में, और रूट फ्लो का ज़रा लंबा है, तो मैं मीटिंग यहाँ एंड करता हूँ। और फिर ये डाउनलोड रिकॉर्डिंग जब डाउनलोड हो जाती है तो आपके 5 मिनट आपने दोबारा मिलेंगे, आपको भेजूंगा, दोबारा आपने ज्वाइन करना, ठीक है? समझ आ गई आपको? जी सर, समझ गए। जी सर। मैं ये मीटिंग अभी फिनिश करता हूँ, और ये 5 मिनट में ये रिकॉर्डिंग डाउनलोड हो जाएगी, फिर मैं नया लिंक सेंड करूंगा, उसके बाद में रूट फ्लो का शुरू करूंगा, ठीक है? और जो ठीक स्टूडेंट्स है। स्टूडेंट्स चले गए उससे क्लास को क्या जाके दोबारा ज्वाइन करें। ठीक। क्योंकि 4 मिनट रह गए, 4 मिनट में फिर दोबारा डिटेल्स नहीं पढ़ा जाता, फिर हमें दोबारा वो करना पड़ेगा। सर जब